नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल अपडेट्स बाय मुकेश में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी में वीमेन रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इंडियन आर्मी का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसमें इंडियन आर्मी में वुमेन जनरल ड्यूटी सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट होगी। हम बात करेंगे इस प्रोसेस के अंदर कि भाई कितनी पोस्ट है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस या कोई और सर्टिफिकेट, एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, साथ में जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनरोलमेंट ऑफ सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस। तो आपकी यहाँ पर जो एंट्री है उसका नाम क्या है, विमेन मिलिट्री पुलिस। इसके अंदर क्या होगा कि आपकी जो लेडीज है या विमेन है उनके लिए ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। अगर हम बात करते हैं कि भाई कितनी पोस्ट हैं, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिजिकल फिटनेस टेस्ट या क्या कैसे होगा, तो इस नोटिफिकेशन के अंदर इसके बारे में सारी डिटेल दी गई है। जैसे सबसे पहले देखते हैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर eligible female candidate for the recruitment of 100 soldier general duty women military पुलिस। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितनी जो पोस्ट है, 100 पोस्ट है और 100 सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री फोर्स के अंदर, पुलिस के अंदर यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जाएगी। उसके बाद बात करते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे होगा। तो इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और कोई इसके लिए मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस और कुछ नहीं, ऑफलाइन कोई मेथड नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा। और इस फॉर्म को जो अप्लाई करने का टाइमिंग यहाँ पर बताई गई है वो क्या है, 6 जून 2021 से लेके मतलब आज के दिन से लेके 20 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो टोटल वैकेंसी है वो 100 है। अगर आपको अप्लाई करना है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही एक मात्र ऐसा तरीका है जिससे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जो एप्लीकेशन की डेट है, एप्लीकेशन प्रोसेस जब तक लाइव रहेगी वो क्या है, 6 जून 2021 से लेके 20 जुलाई 2021। उसके बाद कहता है एडमिट कार्ड्स फॉर द रैली। ये क्या है भाई, आपकी रैली मतलब रैली होगी, जैसे आपने खुली भर्ती सुना उस तरह की होगी। तो कहता है एडमिट कार्ड्स फॉर द रैली विल बी सेंट थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल। क्या कहता है कि भैया ना, आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसके अंदर जो आप ईमेल एड्रेस दोगे या ईमेल आईडी दोगे, जीमेल दोगे, जो भी दोगे, उसके थ्रू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एडमिट कार्ड मिलेगा। कैंडिडेट्स शुड रीच द वेन्यू ऑन द गिवन डेट एंड टाइम एज मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड के अंदर आपको डेट, टाइम और वेन्यू मिलेगा, भाई किस जगह पर आपको रैली के अंदर जाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पर आपको पहुंचना होगा। वहां पर आपको अपने मतलब जो प्रेजेंस है वो मौजूद करवानी पड़ेगी। रिक्रूटमेंट रैलीज आर प्लान टू बी कंडक्टेड इन। जो रिक्रूटमेंट रैलीज है वो कहाँ कहाँ पर होगी, अम्बाला में, लखनऊ में, जबलपुर, बेलगांव में, पुणे और शिलोंग में होगी। तो आपको याद रखना है कि भी जो आपका सेंटर आएगा या आपकी जो रैली के लिए आपका जो सेंटर आएगा वो आपका अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलगांव, पुणे एंड शिलोंग होगा। और ये इस तरह से आएगा जो आपके नजदीक पड़ता हो। मान लीजिए अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो आपका जो सेंटर है मोस्ट प्रोबेबल कहाँ पर आएगा, अम्बाला से। अगर आप यूपी के आसपास के एरिया से बिलोंग करते हो तो लखनऊ में। ऐसे ही अगर आप मतलब आप ईस्ट वेस्टर्न एरिया, जो वेस्टर्न इंडिया है जैसे वेस्ट बंगाल है, असम है, इस तरह से मतलब वहां पर बिलोंग करते हो तो आपका जो रैली होगी वो कहाँ पर होगी, आपकी शिलोंग में होगी। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन या आपकी एज लिमिट या फिजिकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कैटेगरी क्या है, सोल्जर जनरल ड्यूटी विमेन मिलिट्री पुलिस। आपको याद रखना है कि मिलिट्री पुलिस के अंदर विमेन्स की जो जनरल ड्यूटी है उसके लिए एंट्री है। इसके लिए जो एज है वो क्या होनी चाहिए, 17.5 साल से 21 साल होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है मतलब जो ये एंट्री है सिर्फ 17.5 साल से 21 साल की जो विमेन है, गर्ल्स हैं, मैरिड है या अनमैरिड है, उनके लिए एप्लीकेबल है 17.5 से लेके 21 साल तक। अगर हम बात करते हैं कि जैसे डेट ऑफ बर्थ की, तो 1 अक्टूबर 2020 से लेके 1 अप्रैल 2004 के बीच में उनका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और ये दोनों डेट एप्लीकेबल है। मान लो अगर किसी का जन्म 1 अक्टूबर को हुआ है, 1 अक्टूबर 2020, उसको भी इस प्रोसेस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही अगर किसी का जन्म 1 अप्रैल 2004 को हुआ है तो उसको भी इस प्रोसेस के अंदर मतलब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की। तो इसके लिए जो विमेन की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट की अगर बात करते हैं तो हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट का प्रोपोर्शन होता है, जैसे 152 मिनिमम है तो 153, 54, 55 जो भी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग उनका जो वेट है, एज है, उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, यहाँ पर उनको मतलब चेक किया जाएगा, यहाँ से उनको एसेक्स किया जाएगा। उसके बाद एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो आपके 10th
मैट्रिक पास होने चाहिए 45% एग्रीगेट तथा हर एक सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मान लेते हैं 45 तो ओवरऑल होनी चाहिए, 45% आपके ओवरऑल होने चाहिए। अगर हम सब्जेक्ट वाइज की बात करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 33% तो होने चाहिए, मतलब हर एक सब्जेक्ट में आप कंप्लीटली क्वालिफाई होने चाहिए, आप फेल नहीं होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अगर किसी में, जैसे यहाँ पर तो परसेंटेज दे रखी है, लेकिन जैसे हम बात करते हैं हमारा जो सेंट्रल बोर्ड है सीबीएसई है, तो वहाँ पर परसेंटेज ना होगी क्या होती है, ग्रेड सिस्टम होता है, या बहुत सारे ऐसे बोर्ड है जहाँ पर ग्रेड सिस्टम होता है। तो जो मिनिमम जो ग्रेड है यहाँ पर वो कितनी होनी चाहिए, आपकी C2 होनी चाहिए। परसेंटेज की बात करते हैं 45% और ग्रेड की बात करते हैं तो C2 होनी चाहिए। तभी आप इस प्रोसेस के अंदर अपने आप को मतलब अप्रोच कर सकते हो या आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके मार्क्स 45% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, अगर आपकी ग्रेड C2 से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद क्या कहता है कि जैसे यहाँ पर मतलब एक सिंपल प्रोसेस बताई है, अगर बिलोंग करता है कोई भी कैंडिडेट गोरखा मतलब नेपाल या इंडियन है, गोरखा मतलब जो आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया है उससे बिलोंग करता है, तो उसके लिए जो सिंपल 10th क्लास है उसके लिए कोई मतलब जैसे परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है ना, यहाँ पर कोई आपकी जैसे C2 या ग्रेड वगैरह कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको सिंपली है कि 10th पास होना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं जैसे फिजिकल जो टेस्ट होगा, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उस टेस्ट को जो क्वालिफाई करेंगे उनका फिर क्या होगा, एक एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। तो कैंडिडेट्स मतलब फॉर्म अप्लाई करने के बाद उनके पास एक ईमेल आएगी, ईमेल में उनका वेन्यू टाइम डेट सब कुछ लिखा होगा कि भी किस दिन आपकी रैली होगी और आपको यहाँ पर पहुंचना है। उसमें वहां पर क्या होगा, आपका एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अगर आप उस फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका क्या होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसको आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप उसमें अच्छे से बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हो। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है रैली साइड पे, मतलब जो आपकी अंबाला, जबलपुर, बेलगांव, पुणे या आपकी शिलोंग में जो होनी है रैली, उन मतलब वहां पर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जो आपकी रनिंग है वो कितनी है, 1.6 किलोमीटर है। अगर ग्रुप 1 की बात करते हैं तो उनको जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 7 मिनट 30 सेकंड। लेकिन अगर ग्रुप 2 की बात करते हैं तो उनको मिलेगी 8 मिनट। तो जैसे यहाँ पर बता रखा है कि प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा टाइम फॉर 1.6 किलोमीटर रन इन हिली टेरियन इज एज फॉलोज। क्या कहता है कि भाई जो मतलब आपके पहाड़ी एरिया है ना, जहाँ मतलब पहाड़ वगैरह है, तो उनके लिए जो टाइमिंग बता रखे हैं यहाँ पर उसमें बता रखा है कि अगर जो हाइट है मतलब जो ऊंचाई है, जो इस ऊंचाई के एरिया में रहते हैं 5000 फीट से लेकर 9000 फीट तक, उनको हर एक जो जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसके अंदर 30 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं कोई रहता है 9000 फीट से लेकर 12000 फीट की ऊंचाई पर जो कैंडिडेट है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्या मिलेगी, उसको 120 सेकंड मिल जाएंगी हर एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर। उसके बाद क्या कहता है कि एक लॉन्ग जंप होगी आपकी, जिसके अंदर जो मिनिमम है वो कितनी है, 10 फीट आपकी लॉन्ग जंप होनी चाहिए। ये सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि भी आप कितना ज्यादा ऊंचा करते हो। मान लो कोई 50 कर सॉरी 50 कह रहा, कोई 12 करता है, 13 करता है, 13 फीट की लॉन्ग जंप करता है, तो इससे ये क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसी तरह से आपको हाई जंप करनी होगी जिसकी जो हाइट है वो 3 फीट होनी चाहिए, इसकी ये भी क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसके अंदर और कोई ज्यादा खास बात नहीं है। तो आपको याद रखना है कि भाई जो आपका एक तो क्या होगी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर एक रेस होगी, रनिंग होगी, उसके बाद एक लॉन्ग जंप, उसके बाद एक हाई जंप होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर जैसे जो कैटेगरीज हैं कि भाई रिलैक्सेशन क्या कुछ मिला हुआ है, जैसे डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ बोर विडो, डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, इनके लिए जो हाइट के अंदर मतलब रिलैक्सेशन है 2 सेंटीमीटर, और ऐसे वेट के अंदर भी 2 किलोग्राम का, मतलब ये क्या आप एक रिलैक्सेशन यहाँ पर आप टेबल देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन है, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सारे क्या आते हैं इसके अंदर, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर आते हैं। ठीक है, इनको मतलब क्या है, थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन जरूर मिलेगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग रीजन विल बी गिवन 4 सेंटीमीटर हाइट रिलैक्सेशन। तो जो कैंडिडेट इन 3 कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, या तो नॉर्थ ईस्ट रीजन से होना चाहिए, गोरखा कैंडिडेट होना चाहिए, या गारवाली, मतलब जो ये कैंडिडेट्स हैं इनको क्या मिलेगा, जैसे वहां पर लिखा होता है ना 152 सेंटीमीटर, तो इनको 4 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन होगी। अगर इनकी हाइट 148 सेंटीमीटर भी है तब भी इनको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, रैली के अंदर ये इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो आपको मतलब जनरल मालूम है कि भाई जो मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं वो मतलब आर्मी में या कोई भी आप डिफेंस सिस्टम या डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हो तो क्या मांगते हैं, कहते हैं फिटनेस की बात करते हैं, टू बी डीम्ड फिट ए कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी लाइक likely to interfere with the efficient performance of military duty in all weather and across all the terrains। क्या कहते हैं कि भी है ना, जो कैंडिडेट है ना
मेडिकली ऐसा फिट होना चाहिए कि फिजिकली भी बिल्कुल ठीक हो और मेंटली भी बिल्कुल ठीक हो, ताकि पूरे भारतवर्ष में उसको कहीं पर भी आप मतलब अगर ड्यूटी कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी में कोई कमी ना आए, मतलब वो अच्छे से ड्यूटी कर सके। उसके बाद कहता है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट रैली एज पर लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड्स। क्या कहता है भाई, जो कैंडिडेट्स मेडिकल जो रैली के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उनका क्या होगा, फिर बाद में एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा और उसके अंदर उसको अपीयर होना जरूरी है। अनफिट कैंडिडेट्स विल बी रेफर टू एमएच सीएच बीएच फॉर स्पेशलाइज्ड रिव्यू। क्या कहते हैं भाई, ऐसे कैंडिडेट्स जो मेडिकल टेस्ट के अंदर अनफिट मिलते हैं उनको फिर दोबारा से एक बार रिव्यू किया जाएगा। कैंडिडेट्स रेफर टू स्पेशलिस्ट रिव्यू should present themselves to the nominated MHCHBH within 14 days of the referral and report back to ARO for issue of admit card for CE in case of declared fit। क्या कहता है भाई, जो कैंडिडेट्स यहाँ पर मेडिकल टेस्ट, देखो पहले क्या होगी, आपकी रैली होगी, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में जो अनफिट मिलेंगे उनको 14 दिन का टाइम मिलेगा कि भाई आप अपना मतलब फिटनेस का दोबारा से चेक करवाइए, और आपको अगर फिटनेस का डिक्लेरेशन मिल जाता है तो आपको फिर क्या मिल जाएगा, आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बैठ सकते हो। जेंडर की बात करते हो तो ये वुमेन के लिए है, इसके अंदर कोई मेल कैंडिडेट या दूसरा जो कैंडिडेट है उसको एप्लीकेबल नहीं है। साथ में प्रेगनेंसी की अगर बात करते हैं तो जो लेडीज मतलब जब जो रैली होगी, रैली के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है या ड्यूरिंग की आपकी ट्रेनिंग है, उसमें आपको प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट होता है तो उसका जो क्वालिफिकेशन होने के बाद मतलब क्वालिफाई होने के बाद भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको यह चीज बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। आप रैली से लेके जब तक आपका अच्छे सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपकी ट्रेनिंग नहीं हो जाती, आप प्रेगनेंसी को अवॉइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जैसे रिटन टेस्ट होगा, इसके अंदर कॉमन एंट्रेंस जो आपका एग्जामिनेशन है उसमें क्या क्या आएगा। जैसे सबसे पहले बात करता है, विल बी कंडक्टेड फॉर मेडिकली फिट कैंडिडेट एट नॉमिनेटेड वेन्यू। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो क्या है, मेडिकली फिट है। अगर कोई कैंडिडेट मेडिकली फिट नहीं मिलता है, अनफिट हो जाता है, तो उसको 14 दिन का जो टाइम मिला, अगर उसके बावजूद भी वो अपने आप को मेडिकली फिट नहीं प्रूव कर पाता तो उसको कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा, उसको एडमिट कार्ड प्रोवाइड नहीं किया जाता। और जो कैंडिडेट पास कर जाते हैं या मेडिकली फिट है उनको क्या किया जाएगा, एक एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंदर उनका जो मतलब जहाँ पर उनका टेस्ट होना है उसका एड्रेस वगैरह होगा, उसकी डेट लोकेशन सारी चीजें वहां पर लिखी होंगी, ठीक है। उसके बाद कहता है कि भाई एडमिट कार्ड फॉर द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द रिव्यू फिट एक्ट केसेस विल बी इश्यूड आफ्टर डिक्लेयरिंग मेडिकली फिट बाय कंसर्न स्पेशलिस्ट एट मिलिट्री हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल या कमांड हॉस्पिटल। तो आपने वहां पर देखा था जो यहाँ पर एमएच लिखा हुआ था, बीएच लिखा होता है या सीएच लिखा होता है, इनका मतलब है मिलिट्री हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल या कमांड हॉस्पिटल। अगर आपको यहाँ से फिटनेस का सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका सीईई के लिए एडमिट कार्ड मिलेंगे। उसके बाद जो आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसके अंदर क्या होती है, आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जब भी मतलब आप इस एग्जाम के अंदर बैठो तो ध्यान रखना है कि आपको तुक्के नहीं लगाने हैं, क्योंकि अगर आप तुक्के लगाएंगे तो आपके जो ओरिजिनल मार्क्स है उनमें से भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो इसका रिजल्ट होगा वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर शो होगा। आपके पास कोई मतलब ईमेल नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा कि भाई जब भी आपके पास मतलब जो ये इन्होंने यह वेबसाइट दे रखी है इसके ऊपर आपको विजिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपका रिजल्ट आया या नहीं आया। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपके पास कोई भी अलग से लेटर नहीं आएगा, आपको इसके ऊपर ही चेक करना पड़ेगा। साथ में इसके अंदर जो आपका सीईई है इसके अंदर क्या मिलेगा, आपको कुछ बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे अगर डॉटर ऑफ सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है, इनके नाम के आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। विडो ऑफ डेफर्ड पर्सन हु हैव डाइड इन हार्नेस, उसके नाम के भी 20 नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर ए से मतलब ए ग्रेड है 5 मिलेंगे, बी है तो आपको 10, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको कोई भी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, आपका सीधा ही सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, इसके अंदर एक नोट दिया हुआ है, ओनली वन रिलैक्सेशन कैन बी अवेल। जैसे यहाँ पर तो आपके पास रिलैक्सेशन दिख रही है ना आपको, तो ये या तो आपको ये वाली मिलेगी, जैसे डॉटर ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, विडो वाली, या आपको क्या मिल सकती है, सिर्फ यहाँ पे एनसीसी वाली मिल सकती है, एक ही मिलेगी और कोई नहीं मिलेगी, ठीक है। बोनस मार्क विल बी अकॉर्डेड ऑन क्वालिफाइंग इन द रिटन एग्जामिनेशन। जो बोनस मार्क्स हैं वो आपको तभी मिलेंगे जब आप रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे। ओनली वन वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, बोर विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन कैन अवेल बोनस मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स टू बी कैरिड बाय ऑल अबव कैटेगरीज एट रिलीज साइट। क्या कहते हैं कि भाई जो
जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट है या जो भी ऊपर की कैटेगरीज लिखी हुई हैं, जब आप रैली के अंदर जाओगे, अगर आपके पास इनमें से कोई भी कैटेगरी के अंदर आप आते हो तो आपको इसका एक वैलिड सर्टिफिकेट वहां पर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेरिट प्रिपरेशन की, कि मेरिट है वो कैसे तैयार की जाएगी। तो रैलीज आर बीइंग हेल्ड एट 6 डिफरेंट लोकेशन। जैसे आपने पढ़ा है कि जो रैलीज होंगी वो 6 अलग-अलग लोकेशंस पर होगी। ईच लोकेशन इज कैटरिंग टू कैंडिडेट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी ऑफ द स्टेट टू द रैली वेन्यू। आपको ये भी मालूम है कि भाई जो हमारी इंडिया की ज्योग्राफी है, वो भूगोल है, भौगोलिक दशा है, वो हर एक जगह थोड़ी-थोड़ी डिफरेंट है। जैसे कहीं पर पहाड़ियाँ हैं, कहीं पे मैदान है, कहीं पे पठार है, तो उसी के हिसाब से क्या है वहाँ पर आपकी जो अलग-अलग लोकेशन है उनका सिलेक्शन किया गया और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका मेरिट लिस्ट भी अलग-अलग से बनाई जाएगी। तो बात करते हैं भाई आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पर जाने हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, देखो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल विद 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज विद देम टू द रैली साइट। तो कई बार क्या होता है, आप रैली में चले जाते हो लेकिन आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जिसकी वजह से आपको बिना रैली के अंदर पार्टिसिपेट किए ही वापस आना पड़ जाता है। तो आपको याद रखना है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और हर एक डॉक्यूमेंट की हर एक डॉक्यूमेंट की आपको 2 फोटोकॉपी लेके जानी है, जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर अटेस्टेड नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ में सबसे पहली बात करते हैं, तो आपको एक एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना है, क्योंकि अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा तो आपको वहां पर एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपको रैली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। कलर अगर हो सके तो बेस्ट रहेगा, लेकिन आपको एडमिट कार्ड लेके जरूर जाना है। फोटोग्राफ की बात करते हैं, तो आपको लगभग 20 कॉपीज ऑफ अनटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ डेवलप्ड ऑन गुड क्वालिटी फोटोग्राफिक पेपर इन वाइट बैकग्राउंड नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड। क्या कहते हैं कि भाई आपको ना 20 फोटोग्राफ लेके जाने हैं पासपोर्ट साइज के, जिनकी बैकग्राउंड व्हाइट होनी चाहिए और 3 महीने पुराने नहीं होने, 3 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। आपको बिल्कुल साफ साफ अच्छे फोटोग्राफ लेके जाने 20, लगभग आप 20 से ऊपर लेके जाइए, कोई मिसप्लेस हो जाए लेकिन आप अच्छे से फोटोग्राफ जरूर लेके जाइए। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स विद मार्कशीट इन ओरिजिनल ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अचीव बाय कैंडिडेट्स मैट्रिक इंटरमीडिएट, मतलब जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उनकी ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पर लेके जाने हैं। साथ में आपको क्या कहता है कि प्रोविजनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड इन साइंड। अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट लेके जाते हो तो उनके ऊपर भी आपके क्या होना चाहिए, साइन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक फॉर्म लेके चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ऐसे ही आपका रिलीजन सर्टिफिकेट है, करेक्टनेस सर्टिफिकेट है, ये सारे के सारे आपके बिल्कुल ओरिजिनल और अटेस्टेड होने चाहिए। अटेस्टेड का है उनके ऊपर जैसे डोमिसाइल है उसके ऊपर तहसीलदार या डीएम की स्टैंप लगी होनी चाहिए, ऐसे कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर भी तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, जो भी आप सर्टिफिकेट इस तरह का लेके जा रहे हो उसके ऊपर कंसर्न अथॉरिटी की स्टैंप लगी होनी जरूरी है। ऐसे ही जब आप एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके जाते हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है, एनसीसी ए बी या सी सर्टिफिकेट शुड हैव फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट ड्यूली अटेस्टेड बाय इशूइंग अथॉरिटी। आप जिस भी अथॉरिटी से आपको एनसीसी सर्टिफिकेट मिला हुआ है स्कूल में, कॉलेज में, तो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जो फोटोग्राफ है वो अटेस्टेड होनी चाहिए, वो उसके ऊपर स्टिक होनी चाहिए और अटेस्टेड होनी चाहिए। ऐसे ही रिलेशनशिप सर्टिफिकेट की जैसे डॉटर ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, इनके भी क्या होने चाहिए, बिल्कुल आपके एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ऐसी अनमैरिड की बात करते हैं, तो कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड फीमेल एंड सिटीजन ऑफ इंडिया लेस एक्सेप्शन आर गिवन बिलो। क्या कहते हैं कि जो वुमेन है जो अप्लाई कर रही है वो अनमैरिड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैरिड कैंडिडेट्स हैं तो वुमेन आर विडो, डाइवोर्स और लीगली सेपरेटेड आर आल्सो एलिजिबल प्रोवाइडेड दे डू नॉट हैव एनी चिल्ड्रन। कि इनके बच्चे नहीं होने चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, बच्चे नहीं होने चाहिए, उनको एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसके बाद मैरिज ड्यूरिंग ट्रेनिंग कैंडिडेट मस्ट अंडरटेक नॉट टू मैरी अंटिल दे कंप्लीट द फुल ट्रेनिंग एट द सीएमपी। आपको याद रखना है कि ट्रेनिंग के ड्यूरिंग आप मैरिज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपका सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इस तरह से ये कुछ एक टर्म्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं आपको सब्सक्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो और जो थोड़ी बहुत इसके अंदर रह गई है बातें उनको आप पढ़ सकते हो। तो आमतौर पर जो बातें होती हैं मेन जो होती है वो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होती हैं। आपको जब रैली के अंदर जाओगे तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से चेक करके अपने फोटोग्राफ्स, अपना एडमिट कार्ड, अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपके जो मार्कशीट्स हैं उनको अच्छे से चेक करके लेके जाइए। अपना अच्छा दीजिए, बेस्ट कीजिए, मेडिकली फिट अपने। हाँ, एक बात और, जाने से पहले अपने आप का जो मेडिकल टेस्ट है वो करवा लीजिए। अगर आपके ईयर्स में, आईज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करवा लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था, अगर आपको वो कंप्लीट मिल गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जो चैनल के अंदर बेल आइकन होती है उसको दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट आए या कोई सरकारी नौकरी का कोई अपडेट आए हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।